नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। जब से गुजरात चुनाव की सरगर्मी तेज हुई है, एक सवाल सबके जहन में आ रहा है। गुजरात चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जरूरी सवाल वो लोग पूछते हैं कि आम आदमी पार्टी किसके वोट काटेगी, भारतीय जनता पार्टी की काटेगी या फिर कांग्रेस की काटेगी। लोग सवाल पूछते हैं कि क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। तो आज हम पड़ताल करेंगे आम आदमी पार्टी के उदय की। अरविंद केजरीवाल क्या वास्तव में भाजपा के बी टीम है या नहीं है, या क्या खेल है आम आदमी पार्टी का, इसकी पड़ताल। उससे पहले मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। आप 4 PM को जितना प्यार दे रहे हैं वो मेरे लिए बिल्कुल सपने जैसी है। गूगल की रिपोर्ट आती है, कई कई करोड़ लोग एक महीने में वीडियो देख रहे हैं। 135 से ज़्यादा देशों में देखा जा रहा है। हमने जब नेशनल चैनल, जिस पे मैं और आप मुखातिब में ये शुरुआत की थी, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि हमें राज्यों के उतना दबाव आ जाएगा कि हम राज्यों के चैनल बनाएंगे। हमने 4 PM यूपी बनाया, हमने 4 PM बिहार बनाया, और अब आपके प्यार से 4 PM गुजरात शुरू हो गया। ये उसका आप लोगो देख रहे हैं। 4 PM गुजरात जब आप डालेंगे यूट्यूब पे तो 4 PM गुजरात आ जाएगा। रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। अब बातचीत की शुरुआत करते हैं आम आदमी पार्टी की राजनीति को समझने की। 2011 का मैं आपको दौर में ले चलता हूं, जब मैं मान सकता हूं कि आम आदमी पार्टी का पहला सपना, या कहूंगा पहला भ्रूण, में मां के भ्रूण में जैसे होता है, तो आम आदमी पार्टी 2011 में जन्म ले रही थी। 2011 में रामलीला मैदान में जब अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तब पूर्व भारतीय जनता पार्टी के महासचिव KN गोविंदाचार्य जी ने एक बयान दिया था। बहुत विद्वान है गोविंदाचार्य जी, मैंने उनके साथ काम किया है, मैं विद्यार्थी परिषद में था, तो मुझे कुछ दिन उनको समझने का मौका मिला। बहुत योग्य आदमी हैं, आंकड़े उनके टिप्स पे रहते हैं, और उनकी योग्यता, उनकी विद्वता के कारण बीजेपी में उनको किनारे कर दिया गया। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के महासचिव KN गोविंदाचार्य ने एक बयान दिया था, जिससे सनसनी फैल गई थी। तब उन्होंने कहा था कि अन्ना की भीड़ में 10% लोग RSS के हैं, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हैं। उनके इस बयान पर खूब हाय तौबा मची। लोकसभा में बोलते हुए लालू यादव ने भी गोविंदाचारी के बयान को लेकर अन्ना आंदोलन का संचालन कर रही कमेटी, जिसमें केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और उनकी पूरी टीम से उनसे कहा था कि इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण दीजिए। लालू ने कहा कि बताइए हकीकत क्या है। बात सही भी थी। गोविंदाचार्य जैसा बड़ा नेता वो खुलेआम कह रहा था कि इस आंदोलन में 10% लोग RSS के हैं, तो जाहिर है राजनीतिक गलियारे में भूचाल मचना ही था। इसके अलावा सीनियर जर्नलिस्ट हैं राजदीप सरदेसाई। उनको दिए गए एक इंटरव्यू में प्रशांत भूषण ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के बनने से पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन की जो मुहिम चली थी, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और RSS के अपने राजनीतिक हित थे। ये बात बहुत चर्चा में भी आ गई थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अन्ना हजारे को इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल को जरूर इसके बारे में पता था कि संघ की क्या आइडियोलॉजी है इस आंदोलन के पीछे। इस पूरे मामले में विवेकानंद फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन विवेकानंद फाउंडेशन और अन्ना केजरीवाल से उसके जुड़ाव की चर्चा से पहले ये जानना लाजमी हो जाता है कि आखिर ये विवेकानंद फाउंडेशन है क्या। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस फाउंडेशन का नाम सुना होगा, और क्या फाउंडेशन है ये मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये फाउंडेशन खुद को कन्याकुमारी में स्थित विवेकानंद केंद्र का हिस्सा बताता है, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एकनाथ रानाडे ने की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी विचारधारा पर बना ये थिंक टैंक विवेकानंद फाउंडेशन आजकल मोदी सरकार के लिए पड़ोसी देशों से संबंध और रणनीतिक मामलों पर इनपुट देने का काम करता है। इसमें भारत के कई रिटायर्ड IAS, IPS, वैज्ञानिक और सैन्य अफसर शामिल हैं इस फाउंडेशन में। अजय डोभाल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के बनने के बाद उनकी जगह NC विज को फाउंडेशन का डायरेक्टर बनाया गया। पूरे देश में विवेकानंद फाउंडेशन फैला हुआ है। फाउंडेशन से जुड़े पूर्व ब्यूरोक्रेट और सेना के पूर्व अधिकारियों के अलावा ज्यादातर लोग श्रमदान के रूप में इस फाउंडेशन में काम करते हैं, कोई सैलरी नहीं लेता है।
इस फाउंडेशन का कहना है कि वो योजना और बौद्धिकता के स्तर पर अलग अलग लोगों को परामर्श देता रहता है। बाबा रामदेव और अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे पर्दे के पीछे से रणनीति के स्तर पर सहयोग करने का आरोप इस ऑर्गेनाइजेशन पर लगता रहा है। आरएसएस अलग अलग विंग के माध्यम से, अलग अलग नाम के माध्यम से संपर्क में रहता है एक दूसरे के और काम करता है। और रामदेव विवेकानंद फाउंडेशन से लगातार संपर्क में रहते हैं, ऐसी बात बिल्कुल जन चर्चा में है। हालांकि खुद अजीत डोभाल फाउंडेशन के आंदोलनों में किसी भी प्रकार से भूमिका से इनकार करते रहे, मना करते रहे हैं, लेकिन राजनीति में इस तरह इनकार करने का कोई मतलब नहीं होता है। दूसरी ओर बाबा रामदेव भी कहते हैं, हम सभी संगठनों से काला धन वापस लाने में मदद मांग रहे थे और तब फाउंडेशन ने हमारी काफी मदद की थी। ये बातें कहने की और हैं, करने की और हैं। रामदेव और फाउंडेशन के संबंध सबको पता चल चुके हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा और संघ के करीब होने के सवाल पर फाउंडेशन के एडिटर रहे केजी सुरेश ने भी एक दौर में कहा था, अगर राष्ट्रवादी होना राइट विंग या दक्षिणपंथ है तो हम हैं, लेकिन हमारे यहां सभी दलों के लोग मदद के लिए आते हैं। मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इस फाउंडेशन के साथ साथ संघ और भाजपा के नेताओं का गहरा जुड़ाव रहा है। इसके बाद हम सब जानते हैं कि अन्ना आंदोलन और जन लोकपाल का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अन्ना और केजरीवाल की टीम भी बिखरने लगी। वीके सिंह और किरण बेदी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने लगे। फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास जैसे लोगों के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा होने लगा, क्योंकि उनका जन लोकपाल का मुद्दा बिना अंजाम तक पहुंचने से पहले ही मरने लगा था। तब इस टीम ने अपने साथ जाने माने सेफोलॉजिस्ट योगेंद्र यादव को भी जोड़ा और नए सिरे से माथापच्ची होने लगी। आपको याद होगा, इसी दौर में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दे दिया। आप जानते ही हैं कि मोदी जी का इतिहास ज्ञान और दिग्गी राजा का तूफानी बयान दोनों एक अलग ही दर्जे का होता है, तूफान मचाने वाला होता है। इस बयान में दिग्गी राजा ने केजरीवाल एंड कंपनी पर तंज कसते हुए कह दिया कि अगर जन लोकपाल की इतनी चिंता है तो अपनी पार्टी खड़ी कर लें, राजनीति के मैदान में आ जाएं और फिर जनता का भरोसा जीतें, सरकार बनाएं और जन लोकपाल बना लें। किसने रोका है उनको? बस इसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी को मौका मिल गया। जंतर मंतर पर नई पार्टी खड़ी की गई और उसे नाम दिया गया आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह बनाया गया झाड़ू को, कहा गया इस झाड़ू से राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। और इसी बीच आ गया दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव। लेकिन आम आदमी पार्टी ने किस्मत आजमाई सिर्फ दिल्ली में। जनता से जन लोकपाल और सस्ती बिजली पानी का वादा किया गया। केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट पर, जहां सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद है, वहां पर शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े हो गए। कहा जाता है कि शीला दीक्षित के खिलाफ खड़े होने का निर्णय इसलिए लिया गया ताकि अगर हार भी जाए तो पार्टी की मिट्टी पलीत ना हो। लेकिन अन्ना आंदोलन और निर्भया कांड ने कांग्रेस के खिलाफ इतना बड़ा माहौल बिल्कुल बोफोर्स जैसा बना दिया था, जिसमें 15 साल से दिल्ली की सत्ता में बैठी कांग्रेस के पांव उखाड़ दिए। 70 सदस्यों की दिल्ली विधानसभा में 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 28 सीटें आम आदमी पार्टी को और केवल 8 सीटें कांग्रेस को मिली। बाकी 2 सीटें जनता दल और निर्दलीय को मिली। लोग हैरान हो गए थे रिजल्ट को देखकर। किसी को उम्मीद नहीं थी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तमाम टीवी चैनलों के सर्वे, तमाम पत्रकार वो आम आदमी पार्टी को गिनते नहीं थे, लेकिन इतिहास बना। खुद शीला दीक्षित भी केजरीवाल से हार गई। ऐसे में किसी को बहुमत लायक 36 सीटें नहीं मिली। सरकार बनाने का एक ही फॉर्मूला था कि 3 बड़ी पार्टियों में से कोई 2 एक साथ मिल जाए। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हाथ मिला नहीं सकते थे, लिहाजा कांग्रेस ने अपने विधायक दल को संभावित टूट से बचने के लिए, भाजपा को रोकने के लिए केजरीवाल को बाहर से समर्थन देने का ऐलान कर दिया। सरकार बन गई और 48 दिन चली। 48 दिनों में जन लोकपाल पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिजली पानी वाला वादा पूरा कर दिया गया। कहा जाता है कि इस वादे में अकेले दम पर सरकार बनेगी, तब जन लोकपाल बिल लाया जाएगा। यह कहा कि इस बात चूंकि समर्थन से है, हमारी अकेले की सरकार बन गई तो जन लोकपाल बिल ले आया जाएगा, लाएंगे हम सरकार में। इस बीच 2014 का लोकसभा चुनाव आ गया। इस चुनाव से अब आम आदमी पार्टी भाग नहीं सकती थी।
लिहाजा एक बार फिर दिल्ली विधानसभा के रास्ते वो चुनावी लड़ाई में उतर चुकी थी। लिहाजा भागती तो पार्टी खत्म हो जाती, लेकिन यक्ष प्रश्न यही था कि केजरीवाल कहां से लड़ेंगे, क्योंकि जोखिम यह था कि दिल्ली की किसी सीट से यदि किसी छुट भैये नेता से केजरीवाल हार गए तो पार्टी का बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए तय किया गया कि केजरीवाल किसी बड़े नेता के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि हारे भी तो राजनीतिक शहीद माने जाएंगे। उस दौर में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तो कहीं चुनाव लड़ नहीं रहे थे, दो लोग फ्रेम में थे, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बिखर रहा था। जाहिर है जिसके खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ते उससे पूरे देश में यही संदेश आता कि यही मजबूत पीएम कैंडिडेट है, और तभी केजरीवाल इसी से टकरा रहे हैं। पर यहीं केजरीवाल ने निर्णय लिया जिससे उन पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप पुख्ता होने लगा। दरअसल केजरीवाल ने खुद को मोदी के खिलाफ बनारस से लड़ाने की रणनीति बनाई, और इसके बाद पूरे देश की नजर बनारस के चुनाव पर केंद्रित हो गई। सारे बड़े टीवी चैनलों के मेकशिफ्ट स्टूडियो बनारस में शिफ्ट हो गए, और पूरे देश में एक तरह से मोदी के मजबूत होने का मैसेज चला गया। ये गया कि अगर मोदी मजबूत है तभी केजरीवाल उनसे लड़ने गए हैं, और यही फिर आरोप लगने लगा कि ये एक प्लानिंग थी। इसके बाद 2015 और 2020 दो बार केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता संभाली, लेकिन दोनों बार जन लोकपाल बिल कहां चला गया, उसे जमीन लील गई या आसमान खा गया, कुछ पता नहीं चला। कुमार विश्वास, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव जैसे लोग उनसे अलग हो गए। साथ में बचे तो सिर्फ पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के फॉलोअर मनीष सिसोदिया और समाजवादी नेता रघु ठाकुर के फॉलोअर संजय सिंह ने बहुत मेहनत करके पार्टी को खड़ा करने की कोशिश की। इसके अलावा भगवंत मान जो आजकल पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी साथ थे। लेकिन अब यही आम आदमी पार्टी देश के दूसरे राज्यों में भी पैर पसारना चाहती है, गुजरात भी लड़ रही है। गोवा में तो इस पर विपक्ष के वोट बांटकर बीजेपी की मदद करने का खुलेआम आरोप लगता रहा है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से आम आदमी पार्टी के मंच पर कभी भी गांधी और जेपी की फोटो नहीं लगती। देश के तमाम महत्वपूर्ण मसलों पर यह पार्टी, चाहे धारा 370 का मामला हो या फिर आरक्षण का बुनियादी सवाल, सब पर यह सदन के अंदर और बाहर आरएसएस और भाजपा के साथ सुर में सुर मिलाती रहती है। गुजरात में भी ये बात बहुत चर्चा में आई। लोग कह रहे थे कि अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी नहीं चुनाव लड़ती तो शायद भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल हो जाता। गुजरात में उसने नुकसान किया, कांग्रेस को किया। हकीकत क्या है ये नतीजे बताएंगे, लेकिन ये बात ठीक है कि जिस तरह से नोटों पे गणेश लक्ष्मी की बात हो, जिस तरह गुजरात में बिल के सवालों पर खामोशी हो, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को हिंदूवादी नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हुए हैं, उससे ये बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी को केजरीवाल अपनाना चाहते हैं। जिस तरह भाजपा और संघ गांधी से परहेज करती है, नाथूराम गौडसे की वकालत करते हैं संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोग, उसी तरह गांधी को नेपथ्य में डालने का आरोप भी अरविंद केजरीवाल पर लगता रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर भाजपा की बी टीम होने के आरोपों पर क्या कहा जाए? बेहतर हो आम आदमी पार्टी इसमें कुछ कहे। मुझे यकीन है आपको ये बात पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है। शुक्रिया इस प्यार के लिए। थैंक यू।